हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ RIG। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली 4-5 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसमें पहले तो मैं बताऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद होता है मतलब कैसे चीज़ें काम करती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, एंड देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी करेंगे, जैसे किस जगह पे ट्रैकिया आता है, किस पर्टिकुलर जगह पे ट्रैकिया का डिवीज़न होता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। एंड देन देर इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि समझना थोड़ा मुश्किल है। ओके, लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा, सो डोंट गेट वरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। देखो, फिजियोलॉजी में जाने से पहले आप सब तो जानते ही होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा आपने कि रेस्पिरेशन किससे होता है ना, विया लंग्स। ओके, बाई लंग्स रेस्पिरेशन हमारा होता है और लंग से होता है। ओके, और जो मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लोअर हायरार्की के हैं, उनके लिए रेस्पिरेशन किससे होगा ना, गिल्स। ओके, फिश हुए, आर्थ्रोपोड्स हुए, इनमें गिल्स विल्स होते हैं। ओके, तो हमको इन सब में नहीं पढ़ना है, ये गिल्स विल्स आपने पढ़ लिया होगा पहले से, चैप्टर एनिमल किंगडम में देखा होगा। सो अब हम आते हैं मेन चीज़ जो है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द नज़ल ओपनिंग्स। ओके, वहाँ से शुरू होगा नाजल ओपनिंग। उसके बाद आता है नेज़ोफेरिंग्स। ओके, उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया आएगा, देन ट्रैकिया आपका क्या ब्रोंक्यूल्स में बदलेगा। ओके, ट्रैकिया देन ब्रोंकाई में, उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। ओके, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल, ऐसे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ओके, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एंड उसके बाद आता है आपका एल्वियोलर डक्ट। देन लास्टली आता है एल्वियोलर सैक, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है एयर का। ओके, एल्वियोलर सैक। ओके, अब देखो, ये तो एक तरीका है जो आप पढ़ते हो बचपन से। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, शुरुआत से लेके लास्ट तक, जहाँ से मतलब एयर आप लेते हो टू द पॉइंट वेयर गैस इज एक्सचेंज्ड, वहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, उसको 23 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। ओके, 23 डिवीज़न। ओके, 23 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एंड फर्दर अगर क्लासिफिकेशन देखो तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है कंडक्टिंग एयरवे, ठीक है, कंडक्टिंग एयरवे। एंड दूसरा वाला पार्ट है अपना क्या, रेस्पिरेटरी एयरवे, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, एक्चुअली एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एयरवे। ओके, एयरवे, रेस्पिरेटरी एयरवे, कंडक्टिंग एयरवे। ओके, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है। सो दिस इज़ अ डेड स्पेस, इसका दूसरा नाम है डेड स्पेस। ओके, ऑल्सो नोन एज डेड स्पेस। ओके, तो आउट ऑफ 23, 16 जनरेशन्स आपके जो हैं, मतलब अगर हम देखें, मैं बता दूंगा, फिगर दूंगा क्या किसे जनरेशन कहते हैं। 16 जनरेशन कंडक्टिंग एयरवे होता है, जो सिर्फ गैस को आपके नाक से टू द पॉइंट ऑफ दिस रेस्पिरेटरी एयरवे तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसका रोल यही है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आता है ये आपका 7 जनरेशन, जो बच्चे 7 जनरेशन है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी एयरवे। ओके, सो ये देख लो, फिगर कुछ इस तरह से होगा आपका। तो ये ट्रैकिया है, यहाँ से ट्रैकिया, फिर यहाँ पे डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल। तो ये हम यहाँ से जनरेशन शुरू करते, ट्रैकिया को 0 दिया, 1 2 3 4 to 16। ठीक है, ये है टर्मिनल ब्रोंकियल। ठीक है, ये ट्रांजिशनल जोन होता है। इसके बाद आता है अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, तो इसे हम ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग जोन हो गया 1 से 16, देन रेस्पिरेटरी जोन, इसी चीज़ को अपने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये 17 से 23 में।
होता है। ये T3 T2 ये सब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा आपको क्या है चीज़, कहाँ पे डिवीज़न क्या होता है, कैसा डिवीज़न होता है। ओके, वो एनाटॉमी में हम पढ़ लेंगे इसकी। ओके, अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टिंग एयरवे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ओके, कंडक्टिंग एयरवे यहाँ पे, कंडक्टिंग एयरवे, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो मेन चीज़ है हिस्टोलॉजी। ठीक है, लाइनिंग एपिथेलियम क्या है कंडक्टिंग एयरवे में, बहुत बार क्वेश्चन आया है लाइनिंग एपिथेलियम। तो लाइनिंग एपिथेलियम इसकी होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ये इसकी लाइनिंग एपिथेलियम है। मतलब जो एयर आएगा ना पहले कांटेक्ट में इस चीज़ का आएगा, ठीक है, ऊपरी लेयर जो कहते हैं उसे, वो लाइनिंग एपिथेलियम है, ये उसकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है। ओके, तो सीलिया होंगी इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं सीलिया का क्या रोल है इसमें। ओके, तो इन सीलिया का क्या रोल है, सीलिया का दो मेन रोल है। पहला प्रोटेक्टिव, जो हम सब जानते हैं। ओके, दूसरा रोल है इसका डेवलपमेंट में। ठीक है, बताऊंगा मैं क्लियरली सब कुछ। प्रोटेक्टिव रोल क्या है कि जो म्यूकस या फिर कोई भी धूल, डेब्रीज जिसे हम कहते हैं स्पूटम के रूप में आया, तो डेब्रीज जो हैं वो जैसे ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है तो ये सीलिया एक प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। अपने मूवमेंट से सीलिया उन डेब्रीज को नेजोफेरिंग्स के पास भेजता है, नेजोफेरिंग्स, और वो फिर एक्सपेल आउट कर देता है उसको, इस जगह से एक्सपेल हो जाता है। तो सीलिया का मेजर रोल है, प्रोटेक्टिव रोल है, बिकॉज इट मूव्स दिस डेब्रीज टुवर्ड्स द नेजोफेरिंग्स। ओके, ये इसका प्रोटेक्टिव रोल। डेवलपमेंट कैसा, जब एक बच्चा जन्म होता है ना, जब डेवलपमेंट चल रहा रहता है, ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, तो एट दैट टाइम योर हार्ट जो होता है ये इट इज़ एट राइट साइड। ओके, बट हम जानते हैं एडल्ट में ये जो हार्ट होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, हियर सीलिया प्लेज इट्स इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, अब देखो सीलिया इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन डाइनिन। ओके, डाइनिन, आपको इस प्रोटीन के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, बट इस प्रोटीन के बारे में अगर आप जानोगे सो इससे एक डिजीज़ को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, ये जो डाइनिन प्रोटीन है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब डिजीज़ कैसे होगा, सीलिया के मूवमेंट नहीं होने से यू विल कम अक्रॉस एनी डिजीज़। ओके, तो अगर ये डाइनिन प्रोटीन कम है तो सीलिया मोटिलिटी कम होगी, सीलिया की मोटिलिटी कम होगी तो नेजोफेरिंग्स की तरफ वो एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा। ओके, तो दो तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। पहला डिजीज़ डाइनिन प्रोटीन कम है जिसके कारण सीलिया का मूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, वो तो हो गया कार्टेगनर सिंड्रोम। ओके, ये आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, कार्टेगनर सिंड्रोम, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जाने लो डाइनिन प्रोटीन जो है इसमें कम होती है। ओके, डाइनिन प्रोटीन कम होती है। अब दूसरा चीज़ है जिसके कारण क्या होता है, म्यूकस जमा हो जाता है, क्योंकि म्यूकस आ जाएगा ना, म्यूकस में डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड होंगे तो म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, वो मूव करके नेजोफेरिंग्स की टुवर्ड्स नहीं एक्सपेल आउट कर पाएगा बिकॉज डाइनिन प्रोटीन कम है कार्टनर सिंड्रोम में। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका म्यूकस इतना हैवी हो गया, फिर इतना थिक हो गया कि आपकी प्रोटीन तो सही है, आपका सीलिया भी सही है, बट सीलिया ड्यू टू द थिकनेस ऑफ दैट प्रोटीन इज इनकेपेबल टू थ्रो आउट दैट म्यूकस कंटेनिंग द डेब्रीज। ओके, यानी कि सेकेंड कंडीशन में अपना म्यूकस स्ट्रॉन्ग हो गया है, म्यूकस थिक हो गया है, उस डिजीज़ का नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टिक फिब्रोसिस। ओके, सुना भी होगा सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें सीलिया ओके है, सीलिया एंड डाइनिन की स्पेलिंग तो डाइनिन NINE होता है शायद से। ओके, NEIN। ओके, यहाँ पे भी कर लेंगे NEIN। ओके, ये ओके है अपना, ये चीज़ ओके है, बट म्यूकस थिक है। क्यों होता है म्यूकस थिक, वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है इस स्टेज में। ओके, बस क्लोरीन चैनल जो होता है किसी जिन के कारण, CFTR जिन के कारण, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है अभी, जिन के कारण आपको बस ये जानना था कि क्यों होता है सिस्टिक फिब्रोसिस, ड्यू टू थिकनेस ऑफ म्यूकस। ओके, जिन के कारण आपका जो क्लोरीन चैनल होता है, एक तरह का चैनल है, वो ओपनिंग
मतलब इसकी ओपनिंग, इसमें म्यूटेशन के कारण CFTR जीन में म्यूटेशन के कारण क्लोरीन चैनल ओपनिंग डिफेक्टिव हो जाती है। ओके, बस यही जानना है आपको, डिफेक्टिव हो जाती है। इसके लिए मेडिसिन लेते हैं हम, ईवा कैफ्टर, ये सब आपको नहीं जानना है, बस ये डिफेक्टिव हो जाती है जिसके कारण थिक म्यूकस आता है। ओके, तो इस चीज़ को आपका सीलिया एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है बस। नेक्स्ट थिंग इज सीलिया में मतलब 2 इम्पॉर्टेंट सेल्स के बारे में हम कंडक्टिंग पाथवे अब देख रहे थे ना, कंडक्टिंग एयरवेज। तो 2 इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ कंडक्टिंग एयरवे। ओके, तो 2 इम्पॉर्टेंट सेल्स क्या हैं कंडक्टिंग एयरवे में? स्टेम सेल्स हैं, मतलब ये अगर लंग में इंजरी होती है तो लंग सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 सेल्स क्या हैं? एक है बेसल सेल्स, दूसरा है क्लारा सेल्स। बस आपको किस तरह रीजनरेट करते हैं वो नहीं जानना है, आपको बस जानना है कि 2 सेल्स होते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग एयरवे में। रेस्पिरेटरी पाथवे का कंडक्टिंग एयरवे में 2 इंपॉर्टेंट सेल्स है, बेसल्स एंड क्लारा सेल्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एक डिजीज़ की और एक और मतलब हिंट है किस तरह से एक दूसरा डिजीज़ है। तो उसमें क्या होता है कि अपना जो मैक्सिमम स्मूथ मसल है ना, मैक्सिमम स्मूथ मसल ये होता है टर्मिनल ब्रोंकियल। टर्मिनल ब्रोंकियल क्या है? मैंने बताया था ट्रांजिशनल जोन। तो टर्मिनल ब्रोंकियल में मैक्सिमम स्मूथ मसल्स होते हैं। अब इन स्मूथ मसल का काम क्या है और क्यों इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो आपको जानना नहीं है लेकिन डिजीज़ के बारे में आपको जानना था, इसीलिए मैंने इस तरह से बताया आपको। ठीक है, ये स्मूथ मसल आपने देखा होगा, वेन एवर यू ओपन ए बुक विच इज़ वेरी ओल्ड, बहुत दिन से यूज़ नहीं किया हुआ बुक यू ओपन करते हो तो छींकने लग जाते हो कि कुछ नाक में कैसे खुजली, एक अलग टाइप का, मतलब आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक हलचल हो जाता है। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डस्ट इन दैट बुक। ओके, उसके बाद सर्दियों में भी ऐसा कभी कभी होता है, आपके नाक में पूरा खुजली वुजली होने लगता है, पूरा परेशान हो जाते हो। सो व्हेन यू एनकाउंटर कोल्ड, ओके, और डस्ट, ये चीज़ों को एनकाउंटर करते हो तो एट दैट टाइम स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है, सीधा स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन ले आता है। इसके कारण क्या होता है? स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आपका जो ल्यूमेन होती है ना, वो जो ल्यूमेन, रेस्पिरेटरी ल्यूमेन, तो डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी ल्यूमेन को डिक्रीज़ करा जाता है। ल्यूमेन डिक्रीज़ हो गया तो एयरवे डिक्रीज़ हो गया, अपना एयर का ट्रांसपोर्ट डिक्रीज़ हो गया। अब डस्ट जो पहले जितना अमाउंट में जा रहा था वो कम हो जाएगा, तो एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसका मतलब ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल करता है, मतलब इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन। ओके, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन याद रखो। जब ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ये तो नॉर्मल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट ये चीज़ जब एग्जैगरेटेड हो जाता है, ओके, तब उस समय एट दैट पॉइंट आपका दिस लीड टू ब्रोंकियल एस्थमा। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकियल एस्थमा कैसे होता है? ड्यू टू दिस। ठीक है, स्मूथ मसल। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं टू प्रोटेक्ट दिस, वो आपको अब इस स्टेज में नहीं जानना है। आप एक बात जान लो कि ये जो चीज़ है ना, ये मीडिएट कैसे होता है। तो आप डस्ट पार्टिकल गए, दैट डस्ट पार्टिकल इंक्रीज, बहुत सारी चीज़ों को इंक्रीज करता है, बट आपके स्टेज में जो जानना है कि हिस्टामिन एक चीज़ है। मैं फिर बता दूं, बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट होता है ये डस्ट पार्टिकल कारण, लेकिन हिस्टामिन इज़ वन ऑफ देम दैट यू शुड नो। ठीक है, अब मोस्ट पोटेंट चीज़ हिस्टामिन नहीं है जिसके कारण ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है। मोस्ट पोटेंट चीज़ वो आपको जानना नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि मोस्ट पोटेंट चीज़ जो डस्ट पार्टिकल स्टिमुलेट करता है टू कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन फॉर विच ब्रोंकियल एस्थमा इज हैपनिंग, सो दैट मोस्ट पोटेंट थिंग इज ल्यूकोट्राइन। ओके, वैसे आपको ये नहीं जानना है, आपको मेन चीज़ है हिस्टामिन जानना है, हिस्टामिन का रोल पता चल जाएगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसी के साथ कंडक्टिंग एयरवे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज
देखो दो स्टेम सेल्स के बारे में मैंने बताया, जो स्पेशल सेल्स हैं अपने क्या कंडक्टिंग एयरवे में, वो दो स्पेशल सेल्स हैं, बेसल सेल्स और क्लेरा सेल्स। वैसे ही रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज एयरवे में भी अपना दो तरह का स्पेशल सेल्स होते हैं। उन दोनों का नाम क्या है? देखो न्यूमोसाइट्स हम कहते हैं, बेसिकली उन दोनों को मिला के न्यूमोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमोसाइट्स। अब ये न्यूमोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। ओके, अब देखो ये जो टाइप 1 है ना, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, काम का है लेकिन आपके स्टेज में कोई काम का नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके स्टेज में इम्पोर्टेंट है टाइप 2, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है। तो टाइप 2 में क्या होता है? पहले दो फंक्शन होते हैं इसके। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ इट प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट। ओके, प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमने दो सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, बेसल सेल्स एंड क्लेरा सेल्स इन कंडक्टिंग एयरवे। वैसे ही इन एक्सचेंज एयरवे और रेस्पिरेटरी एयरवे कंडक्ट मतलब स्टेम सेल्स एक है, वो टाइप 2 स्टेम सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एक स्टेम सेल है। ओके, नेक्स्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्लास इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट, ओके, सर्फेक्टेंट क्या है? उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, किन दो चीज़ों से सर्फेक्टेंट बना है। ओके, तो लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स फॉर्म्स द सर्फेक्टेंट, प्लस प्रोटीन फॉर्म्स द सर्फेक्टेंट। अब लिपिड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन सा लिपिड करता है, तो आप इतना डिटेल में मत जाओ। प्रोटीन देखो, प्रोटीन सर्फेक्टेंट प्रोटीन जो है उसे हम सर्फेक्टेंट प्रोटीन कहते हैं। ओके, सर्फेक्टेंट प्रोटीन, सर्फेक्टेंट प्रोटीन, इसको एसपी कहते हैं, एसपी। तो SPA टू SPD, SPABCD, ओके, SP। और वैसे इसमें याद करो लिपिड का क्या है अपना, लेसिथिन। बहुत बड़ा नाम है, DPPC, डाइपेमेटाइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, इतना याद नहीं करना है आपको, बस याद करना है लेसिथिन। ठीक है, किससे बना है सर्फेक्टेंट पूछा जाए तो एग्जाम में सीधा लेसिथिन ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। लेसिथिन ही दिया रहेगा आपको, क्वेश्चंस आप करो प्रीवियस के आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। सर्फेक्टेंट इज मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस, तो लेसिथिन करना है उसमें। ओके, नेक्स्ट चीज़ है फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। अब फंक्शन तो आप मोस्ट प्रोबेबली जानते ही होंगे, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मेन फंक्शन है, देखो ये जो आपका एल्वियोलाई है, दिस इज कोटेड बाई वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये चीज़ है वाटर, ये अपना एल्वियोलाई। ओके, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, आपने देखा होगा कि ये बबल है तो एक तरह का सरफेस टेंशन करेगा, इसके कारण एक प्रेशर होगा, एक प्रेशर रिलीज होगा। ठीक है, एक प्रेशर होगा, दिस प्रेशर विल कोलैप्स द एल्वियोली। अब सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, मतलब इस प्रेशर को कम करने के लिए अपने को सरफेस टेंशन कम करना होगा। सरफेस टेंशन को कम करने के लिए चाहिए सर्फेक्टेंट। तो पहला फंक्शन है टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। ओके, तो इस तरह से, अब किस तरह से प्रिवेंशन होता है वो देख लेते हैं। तो देखो लैप्लास लॉ आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, लैप्लास लॉ। तो क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू रेडियस। अब ये क्या है, एक तरह का बबल है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक सरफेस तो 2T इज इक्वल टू P इंटू R लिख सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू रेडियस। ओके, तो अब देखो अब हमको ये प्रेशर कम करना है, तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन इंक्रीज द रेडियस, रेडियस इंक्रीज करके, इसका मतलब एरिया इंक्रीज करके हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है टू बाय डिक्रीजिंग द टेंशन, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करके और सरफेस एरिया इंक्रीज करके ये अपना कोलैप्सिंग प्रेशर जो है वो कम कर देता है। ओके, सो ये फंक्शन हो गया पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन जो बहुत रीसेंट है, अब जब MTG के जो आते हैं आप वो भी ले सकते हो, उसमें बहुत सारी रीसेंट चीज़ें दिए रहते हैं। MTG बायोलॉजी टुडे होता है, ऐसा कुछ बायोलॉजी टुडे, फिजिक्स टुडे, ये सब आता है ना, मंथली आता है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, उसमें आपको एक मतलब बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली क्या क्या वो अपडेट्स आते हैं वो सब बता देता है। क्वेश्चंस वहाँ से बहुत सारे आते हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपना जो ये है ना सर्फेक्टेंट,
इसका अभी पता चला है कि सर्फेक्टेंट प्रोटीन होते हैं इसमें, सर्फेक्टेंट प्रोटीन, ये वाला ये वाला चीज़ नहीं, हाँ वही, हाँ वही ये चीज़ SPA से SPD जो मैंने बताया ना, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अब, ये वाला नहीं, मतलब ऐसे होता है ना, SPA, SPB, SPC, SPD। तो ये जो दो चीज़ें हैं, देखो ये A, ओके, और D, BC नहीं, A और D, सर्फेक्टेंट प्रोटीन A एंड D, ठीक है। दिस एक्ट्स एज अ लंग इम्यूनिटी, लंग में इम्यूनिटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये, ओनली A एंड D लंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा देख रहे हैं, रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, रेगुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की चीज़ है। सर्फेक्टेंट को इंक्रीज़ कौन कौन सी चीज़ करते हैं, इंक्रीज सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट को इंक्रीज़ कौन करता है, तो पहला चीज़ है स्टेरॉइड्स, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके। देन आपका आता है थायराइड हार्मोन, ओके। नेक्स्ट चीज़ है फैक्टर्स डिक्रीजिंग सर्फेक्टेंट, देखो सर्फेक्टेंट जो फैक्टर डिक्रीज होता है ना, वो डिक्रीज़ हुआ तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सो सर्फेक्टेंट का फैक्टर जो मतलब डिक्रीज़ करता है, दैट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल, बाइट मतलब आपके बॉडी में अपने आप नहीं होता है, पैथोलॉजिकल है, ओके। मतलब डिजीज़ होगा। तो कौन सा डिजीज़ होता है, तो पहला चीज़ है एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन किस चीज़ में होता है, या फिर एक्सेस लेवल ऑफ इंसुलिन, सही का, DM में, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो DM में जब डायबिटिक मदर्स जो होती हैं ना, उनके जो बेबीज़ होंगे उनमें ये डिजीज़ मेनली फाइंड होगी कि उनके जो सर्फेक्टेंट है कम होता है। तो दैट लीड्स टू, डायबिटिक मदर्स के बेबीज़ में दैट लीड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज़, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। इंसुलिन के कारण सर्फेक्टेंट डिक्रीज़ होता है, स्टीरॉयड्स और थायराइड हार्मोन के कारण सर्फेक्टेंट इंक्रीज़ होता है। इंसुलिन के कारण जो डायबिटिक मदर्स होती है उनके बेबी जो होंगे दे विल सफ़र फ्रॉम हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज़, HMD, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी। तो सर्फेक्टेंट और ये सब हो गया, और भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें। सो फॉर टुडे आई थिंक इट्स सफिशिएंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।